जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। भैया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे देख लो, इतिहास की दुनिया भाग 2, ये कक्षा 10 के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पे हमने लिख दिया है और इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 20 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा जो आगे आगे आएंगे ना सबको हम बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन है, देखो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, शब्दों को तोड़ना है, अपने शब्द में उसको ले आना है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखो आप सुने, ब्राह्मणवाद कहता है कोई लोग कि ब्राह्मण को खत्म करना है, नहीं, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, ब्राह्मण को खत्म नहीं करना है। ब्राह्मणवाद का मतलब समझो कि मान लो कि हम ब्राह्मणवाद है, अब जो पंडित जी हमको कहेगा वही करेंगे, समझ रहे हैं। यानी वो कहेगा कि अगर हमको सोना यानी आभूषण अगर मिल गया तो वो कहेगा कि देखिए आभूषण आपको मिला है तो ये आपके घर में नहीं जा सकता, इससे आपके घर में दुर्घटना घट सकती है, हमारे घर में डाके डाल दीजिए। ऐसा पंडित मतलब ब्राह्मण जी जो होते हैं वो सब कहते हैं। तो ये सब ब्राह्मणवाद है, यानी कुल बात, यानी जो भी वो कहे उनकी सारी बात को मानना, ये सब ब्राह्मणवाद कहलाता है। तो हमारे मतलब जो ज्ञानी पुरुष है वो सब यही कहते हैं कि ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना है, ब्राह्मण को नहीं ख़त्म करना है। उसी तरीके से ये है हमारे पास राष्ट्रवाद, कि भैया राष्ट्रवाद क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद मतलब कि जो राष्ट्र के करीबी यानी देश के जो करीबी हो, देश से लगाव रखता हो, है ना, देश से प्रेम करता हो, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ रहे ना, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवादी है वो, मतलब वो राष्ट्र से प्रेम करता है, खूब ज़्यादा लगाव रखता है ना। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका उत्तर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक क्या है, भावना है। राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक क्या है, भावना है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना है। अब समझेंगे कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक का मतलब समझें। भौगोलिक का मतलब ये हुआ कि यानी भूमि के अनुसार जो क्षेत्र बढ़ता है उसे हम भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। और सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक के आधार पर जो क्षेत्र बढ़ता है, यानी रीति रिवाज समझो, सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाए तो मतलब रीति रिवाज के आधार पर जो क्षेत्र बांटा जाता है उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र, यानी समाज के अनुसार जो क्षेत्र बांटा जाता है उसे सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपने समझ लिया, भौगोलिक मतलब भूमि के आधार पर जो क्षेत्र को बांटा जाता है उसे भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक यानी रीति रिवाज के अनुसार जो क्षेत्र बांटा जाता है उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। और सामाजिक क्षेत्र जो समाज के अनुसार जो क्षेत्र बांटा जाता है उसे सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। तो इन सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की एक भावना है, यानी एकता वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया कि भैया राष्ट्रवाद क्या है। अब आइए हम आपको समझाते हैं भैया मेजनी कौन था। इसको समझ लेते हैं कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था भाई, आदमी है तो था, जानवर थोड़ी ना होगा। चलिए समझते हैं मेजनी कौन था। उत्तर हमारे पास है कि मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे। क्या है, मेजनी जो है इटली के एक साहित्यकार थे। अब इसका मतलब समझो कि साहित्यकार यानी जो साहित्य लिखता है उसे हम साहित्यकार कहते हैं। जैसे कि कहानी, कविता वगैरह सब जो लिखते हैं उसे साहित्यकार कहते हैं। तो मेजनी क्या था, इटली का साहित्यकार था। ठीक है, इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। आपसे अगर मैं पूछूं कि मेजनी का जन्म कब हुआ था तो आप कहेंगे 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ था, जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। गणतांत्रिक विचार का मतलब समझे, गणतांत्रिक यानी गण के विचार यानी लोगों के विचार। ठीक है, और समर्थक का मतलब होता है कि सपोर्ट करने वाला, उनका साथ देने वाला। तो मेजनी जो था वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इसका मतलब हुआ गणतांत्रिक यानी गण यानी लोगों के विचार का वो समर्थक करता था, यानी सपोर्ट करता था, यानी जो जो लोग कहते थे उस बात को सपोर्ट करता था कि हाँ ये लोग ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ये हुआ, है ना। तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति का मतलब ये हुआ कि सेनापति के लायक, है ना।
सेनापति यानी इनके अंदर बहुत सारे सेना थे। मान लो कि बहुत सारे सेना है और उस सेना का एक आदेश देने वाला है, ऑनर है ना, समझ जाओ कि वो कहलाएगा सेनापति। ठीक है, तो ये योग्य सेनापति या मतलब ये अच्छा सेनापति था। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। एकीकरण का मतलब होता है कि जोड़ना, जैसे कि एक राज्य दूसरे राज्य को जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है एकीकरण। मान लो कि दो गांव आपस में बट चुके हैं, ठीक है, यानी जैसे अब टोले टोले बाई टोला कैसे बढ़ जाता है, लेकिन उन सभी को एक करके एक गांव का नाम दे दिया जाता है कि ये फन्नामा गांव है, तो ये हो गया एकीकरण। यानी बिखरे हुए राज्य या देश उन सबको एक करना यानी जोड़ना, वो कहलाए एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनमें व्यवहारिक गुण बहुत कम था, आदर्शवादी गुण ज़्यादा था। कहने का मतलब उसका जो खुद का व्यवहारिक गुण जो था बहुत कम, आदर्शवादी यानी किताबी कीड़ा बहुत थे, यानी किताबी नॉलेज उनके पास बहुत था। ये समझ लिए मेजनी कौन था। आइए आगे हमारे पास है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी और मेटरनिख युग क्या है, इन दोनों को हम देखते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। एकीकरण का मतलब वो ये हुआ कि जर्मनी के जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं उन सभी को एक करना। तो एक करने में क्या क्या बाधा थी वो हमको बताना है। तो देख सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। तो पहला आप देख सकते हो कि जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्य जो थे वो खंडित थे, यानी अलग थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका 300 छोटा बड़ा जो राज्य ये क्या था, अलग था। तो जर्मनी के एकीकरण में ये सबसे बड़ा बाधा यही था, 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा हमारे पास है जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं होना। देखिए, धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं होना, इसका मतलब ये हुआ, विषमताएं का मतलब ऊंच नीच। ठीक है, यानी धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक के प्रति क्या था, ऊंच नीच का व्यवहार था। ठीक है, तीसरा हमारे पास है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। मतलब कहता है कि लोगों में राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति जो भावना था उसका कमी था। अभाव का मतलब कमी होता है। ठीक है, यानी यहाँ के लोग जो थे वो राष्ट्र के प्रति मतलब भावना ना रखते थे, प्रेम नहीं रखते थे, इसमें कमी किया हुआ था। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम था। चौथा प्रॉब्लम, शक्तिशाली राज्य जो था वो प्रसा वहाँ का राज्य है। तो शक्तिशाली राज्य क्या करता था, प्रसा के द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना आदि ये सब किया करता था। मतलब समझ रहे, जो शक्तिशाली राज्य है वो तो चाहेगा ही कि एकीकरण ना हो, ना तो एकीकरण हो जाएगा, एक हो जाएगा छोटे छोटे राज्य और बड़े मिल करके, तो वो भी शक्तिशाली हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर हम शक्तिशाली है ना, तो जो छोटका शक्तिशाली बनने जा रहा था उसको हम रोकते हैं, ऐसा देखते होंगे ना। ठीक है, तो ये आपने समझा। चौथा, मेटरनिख युग क्या है। उत्तर देखो, ये देखिए मेटरनिख युग का मतलब समझिए। मेटरनिख नाम है, युग का मतलब काल होता है। कहने का मतलब मेटरनिख जो व्यक्ति है, जितने वर्षों से, जितने मतलब मान लो कि आज से कुछ वर्ष तक इसने शासन किया, कुछ काम किया, तो इन्हीं के नाम पर ये मेटरनिख युग रखा गया है कि मेटरनिख जो थे कुछ समय तक ये अपना काम किए थे। ठीक है, इसीलिए इनका कहा गया कि मेटरनिख युग। ठीक है, तो मेटरनिख युग क्या है इसको समझिए। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को हम यूरोप में ही क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। अब देखो, 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। अब ऐसा ना समझ लेना कि भारत में कहते हैं, भारत में नहीं, कहाँ, यूरोप में ही सिर्फ कहते हैं। ठीक है, तो यूरोप में मेटरनिख युग कहा जाता है क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी ऑस्ट्रिया का कह लो कि प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी प्रधानमंत्री जो था मेटरनिख ने क्या किया था भैया, मेटरनिख वियना में कांग्रेस यानी सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन किया। ठीक है, इसी के साथ मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। ठीक है, हुआ, और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या हुआ, इस मेटरनिख युग का अंत हो गया, या फिर कह सकते हो कि पतन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट मार लो और नोट कर लो। वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।